हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 जो कि आपकी अर्थशास्त्र की किताब का है। ठीक है, तो जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इस चैप्टर से आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इस साल जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं उन क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए सीधे मैं आपको ले आया हूँ चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एमसीक्यू। और जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी, और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी आपके पास आएगी वो टाइम रहते आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं वो वैकल्पिक प्रश्न एक एक नंबर वाले। तो सबसे पहला देख रहे हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के आधार पर विभाजित है। तो क्या है, उद्यमों के स्वामित्व आपने याद कर लेना है। इसमें अगर इस टाइप का आपको क्या भरने के लिए आता है, रिक्त स्थान भरने के लिए आएगा, तो आपने क्या भरना है यहाँ पे, उद्यमों के स्वामित्व का। दूसरा है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है। तो किस क्षेत्रक की गतिविधि है, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक का बच्चों सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां से उस किसी भी उत्पाद की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। ठीक है। तीसरा है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित, रिक्त स्थान भरना है आपने, के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न। बच्चों देखो, आपको एमसीक्यू निश्चित उत्तरीय प्रश्न तो आपने सारे ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि निश्चित उत्तरीय प्रश्न से आपके एमसीक्यू भी क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो पहला इसमें प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको हिंट दे दिया था, वहीं से देखो आपका मिलता जुलता आंसर मिलेगा। जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है वह प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है, जैसे कपास, गन्ना, दूध आदि। ठीक है, अब देखो दूध कहाँ से सबसे पहले मिलता है हमें, सीधा गाय से, है ना। तो ये हो गया हमारे क्या एग्जाम्पल किसके, प्राथमिक क्षेत्र के। फिर है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो तृतीयक क्षेत्रक भी समझ लेते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करने वाली गतिविधियों को तृतीयक क्षेत्रक में शामिल किया गया, जैसे परिवहन, भंडारण। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्रक को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि और सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, द्वितीयक क्षेत्रक को और क्या कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, प्राथमिक क्षेत्रक के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो मछुआरा एवं माली। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है या होता है। तो वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला देखो बच्चों, इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक क्या है और इनके उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा, उनको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर आपका द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। तो जब प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है वे द्वितीयक क्षेत्रक कहलाते हैं, जैसे कपास से रेशा, गन्ने से चीनी। वैसे देखा होगा आपने, गेहूं से क्या बन जाते हैं, बिस्कुट वगैरह बनते हैं। तो ये हमारे किस क्षेत्र में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं, इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी, इंटरनेट कैफे व कॉल सेंटर किस क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो ये सारे कौन से क्षेत्र के हैं, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं, मिट्टी से ईंट का निर्माण और फिर ईंट से घरों का निर्माण किस क्षेत्र का उदाहरण है। देखो मिट्टी से ईंट, ये तो हो गया आपका किसका, प्राथमिक। ठीक है, और उसके बाद ईंट से क्या बनना, घर बनना। तो ये आपका आ जाता है किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में। तो देखो मिट्टी से ईंट का निर्माण और फिर ईंट से घरों का निर्माण द्वितीयक क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10 देख रहे हैं, द्वितीयक क्षेत्र के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो एक तो हो गया आपका दर्जी और दूसरा होगा टोकरी बुनकर। अब इसमें देखो द्वितीय कैसे, दर्जी कैसे हो गया, पहले आपका क्या आएगा, कपड़ा आएगा, कपड़े के बाद क्या आएगा, वो दर्जी के पास पहुंचेगा, तभी तो दर्जी उसका बनाएगा। फिर आप क्या आ जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो आपको मैं बताऊंगा सिर्फ आपने वही प्रिपेयर करने हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण के उपाय लिखिए। अब देखो संरक्षण क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे। इसमें क्या है, असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार के अलावा श्रमिकों का संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, बटाई पर कृषि करने वाले किसान, कारीगरों। ठीक है, कारीगरों में कौन कौन आ जाता है, बुनकर, बढ़ई, लोहार, सुनार आदि से बनता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इस किसानों को समय, खाद, बीज, साख, कृषि उपकरण, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण, व्यापार और परिवहन में लगे आकस्मिक श्रमिकों
और सड़कों पर सामान बेचने वाले, बोझा ढोने वाले श्रमिकों, जुलाहों तथा कबाड़ बीनने वाले से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादों का विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता है। इन्हें चिकित्सा सुविधा, आवास सुविधा, मजदूरों के संघों को मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया, प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियां बताइए। तो 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक में आ जाता है आपका कृषि आधारित व्यवसाय, दूसरे में आ जाता है आपका उपभोक्ता उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां, तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, जो भी हमारे डॉक्टर हैं, सरकारी टीचर हैं, बैंक कर्मचारी हैं, सब किसमें आ जाते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। बाकी इससे संबंधित आप बना करके और लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसको बच्चों आप अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये इस बार भी आपके एग्जाम में। तो मनरेगा 2005 का उद्देश्य चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी देना है। राज्यों में कृषि, सीधा सीधा यह है कि जो मनरेगा है इसमें एक परिवार के एक सदस्य को क्या 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। किसमें, मनरेगा 2005 का जो कानून बनाया गया था, नियम बनाया गया था। इसमें राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करके भुगतान इसके लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत 33% लाभ भोगी महिलाएं होंगी। योजना के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार यह अधिनियम रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपने याद करना है वो जल्दी से बता देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देख रहे हैं आप प्रश्न नंबर 4। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इस बार आपके ये बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। इसमें कहा है, प्राथमिक क्षेत्र से प्रश्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। तो पढ़ लेते पहले, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। तो जब कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक श्रमिक संलग्न हो जाते हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मान लो 50 लोगों का काम है और वहां पे 100 लोग आ गए काम करने के लिए, तो यानी आवश्यकता से अधिक हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए श्रमिकों को अन्य रोजगारों में लगाया जाए। ठीक हो गया। तो अब इनमें हम कैसे लगा सकते हैं, विकल्प क्या है हो सकता है हमारे पास, तो कृषि आधारित उद्योगों पर बल देना चाहिए हमें। तो इसमें लिखा है, कृषि पर आधारित ऐसे ऐसे उद्योग धंधों का विकास किया जाए जिससे कृषि श्रमिकों को खाली समय में रोजगार मिल सके। अब आपको पता है जो कृषि वगैरह करते हैं, अगर धान का सीजन है तो धान लग गया, उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, खाली बैठ रहते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद चक्कर मारते रहते हैं, खाद वगैरह डलती है तो महीने में 1-2 बार चक्कर लग जाता है, बट बाकी टाइम वो क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। ठीक है, तो अब सरकार को करना चाहिए कि उनको उस समय क्या कर देना चाहिए, कोई अन्य काम में उसको लगा देना चाहिए, कोई और अन्य काम दे देना चाहिए। इसके बाद है सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों पर जोर। तो श्रमिक जो अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं, इसके लिए सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में लगाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों की सख्ती से पालन कराना चाहिए। भारत सरकार ने सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया था, किंतु इस अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। कृषि श्रमिकों की व्यवस्था का लाभ उठाकर भूमि प्रति उन्हें निर्धारित मजदूरी नहीं देता, जिससे श्रमिक बेरोजगार रह जाते हैं। उसके अलावा मैं पॉइंट पढ़ देता हूं बच्चों, ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को। ग्रामीण रोजगार केंद्रों की स्थापना, कृषि श्रमिक संगठनों की स्थापना, कृषि श्रम सहकारिताओं का संगठन, 7वां लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा, फिर 9 सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम। तो उनमें से आप कोई भी 4-5 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर बच्चों जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं जो आपने याद करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर के, बाकी अगर आपके पास टाइम होगा तो आप जरूर बाकी क्वेश्चंस को भी एक बार देख लीजिएगा चलते फिरते, बट जो इंपॉर्टेंट है बस आप उनको मैं बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से याद कर लेना, उनको नहीं छोड़ना। तो प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। तो 13, 15, 17, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, तो इस बार आपके एग्जाम में मोस्टली चांस है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा संगठित क्षेत्र का और असंगठित क्षेत्र में अंतर। तो देखो पहला क्या होता है, पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण कैसे होता है, तो इस क्षेत्र के उद्योग प्रतिष्ठानों के लिए केंद्र, राज्य अथवा संघीय प्रदेशों की सरकारों को यहाँ पंजीकरण कराना आवश्यक होता है।
फिर दूसरा असंगठित क्या है, इसमें दुकानों प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, यानी आप ऐसे कोई भी दुकान खोल करके नहीं बैठ सकते, उसका रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। नियम क्या कहते हैं, फिर उसको पढ़ लेते हैं। संगठित क्षेत्र निर्धारित नियमों के अधीन कार्य करता है। ये नियम सभी नियोक्ताओं, कर्मचारियों व श्रमिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। असंगठित क्षेत्र के नियम तो होते हैं किंतु उनका अनुपालन नहीं किया जाता है। फिर है कार्य, वेतन, भत्ते आदि। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो संगठित क्षेत्र होते हैं उनका एक फिक्स होता है कि हाँ इनको 1 महीना काम करने पर इतना मिलेगा और 1 साल बाद इनकी वेतन में इतनी वृद्धि की जाएगी। ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, वेतन और इसका कुछ निर्धारित नहीं होता है, बस भत्ते वगैरह भी नहीं मिलते, इसमें वेतन कम देते हैं और प्रपत्रों पर अधिक दिखाते हैं, भत्ते मनमाने ढंग से दे देते हैं। मान लो किसी की दुकान है, बड़ी दुकान है, उसने 3-4 लोगों को अपने दुकान पर काम करने के लिए रखा हुआ है, तो वो फिर उसको अपने मनमाने तरीके से उसको काम देता है और उसके पैसे भी देता है। वहां पर कागजों में तो उसको ज्यादा करके दिखा देता, होता है ऐसा बहुत जगह। तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद रोजगार की सुरक्षा, फिर शोषण। ठीक है, शोषण देख लेते हैं। संगठित क्षेत्र में श्रम संघ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः श्रमिकों का शोषण नहीं होता। किसमें, संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में श्रम संघ नाम का कोई संगठन नहीं होता, श्रमिकों का भरपूर शोषण किया जाता है, मतलब जितना उनसे काम करा लो, काम कराओ। आप होटल्स वगैरह में भी जाते होंगे, अगर वहां जो वेटर है, ठीक है, अगर आप देखेंगे वेटर तो उसको मतलब सुबह से लेकर के रात तक उसको रगड़ते रहते हैं अच्छे से कि काम निकलवाते रहते हैं। जितने भी आप प्राइवेट जगह जाओगे तो बस किसी तरह मतलब श्रमिकों से जितना काम हो सकता है उनसे काम कराते रहो। ठीक होगा। तो एक इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रश्न नंबर 7। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 जो देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ और इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो देखो, मजदूरी असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। ठीक है, यानी महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है। मजदूरी के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई भत्ते जैसे परिवहन, शिक्षा, आवास तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। मजदूरी के अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए तथा महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान होना चाहिए। किसमें, असंगठित क्षेत्र में। अभी हमने पढ़ा बड़ी दुकान हो गया, होटल्स हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गई, ये सारे किसमें आते हैं, असंगठित क्षेत्र में आता है। तो अगर ये सब असंगठित क्षेत्र में लागू हो जाए, यानी हर साल वेतन वृद्धि हो, फिर स्वास्थ्य सेवाएं आदि मिलने लग जाए, तो भैया कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे प्राइवेट में जाएंगे और जब इतनी सारी सुविधाएं मिलने लग जाएगी तो यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुरक्षा क्या है, सुरक्षा का अर्थ कर्मचारियों की रोजगार की सुरक्षा से है। कोई भी नियोक्ता उन्हें मनमाने रूप से नौकरी से बाहर ना कर सके। कारखानों में काम करते समय श्रमिक की दुर्घटना या मौत हो जाने पर उसके परिवार को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए तथा आश्रित को रोजगार देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए नियोक्ता को श्रमिकों का बीमा कराना अनिवार्य होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी किसी भी दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो आपका जो नीचे होता है, चाहे छोटा भाई हो या बेटा हो, बेटी हो, वाइफ हो, मतलब पत्नी हो, तो आपकी जगह उनको जॉब मिल जाती है, या आपके साथ कुछ भी एक्सीडेंट होता है नॉर्मली तो आपको उसका पूरा खर्चा दे दिया जाता है, जो भी होता है। बट जो असंगठित क्षेत्र होते हैं वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, अगर एक गया तो दूसरा उसकी जगह तैयार रहता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है स्वास्थ्य, कर्मचारियों के लिए डिस्पेंसरी की व्यवस्था होनी चाहिए तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात भी चिकित्सा सुविधाएं जारी रहनी चाहिए। भैया प्राइवेट सेक्टर में तो सेवा निवृत्ति तो नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है। अगर आप 10 साल तक काम करते हैं तो 10 साल की सैलरी आपको मिलती है, अगर उसके बाद आपसे काम नहीं होता तो भैया कंपनी वाले कहेंगे टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू लेटर। ठीक है, ये कह करके भैया कंपनी से निकाल दे, तो कोई उसके बाद कोई सुविधा नहीं मिलती। तो इन सभी मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, इन सब के बारे में गवर्नमेंट को सोचना भी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 2 के आपके जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ भी गए होंगे और इनको अच्छे से आप प्रिपेयर भी कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बच्चों चैप्टर 3 में, तो तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, सी यू इन चैप्टर नंबर 3 और सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए एक बार बेस्ट विशेष।